मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर तेजी से बदल रहे हैं। गाजा, ईरान और सीरिया के बीच पहले से तनावपूर्ण माहौल के बीच अब इजराइल और तुर्की के बीच टकराव का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसकी ताजा वजह सीरिया के उत्तर पश्चिमी इदलीब प्रांत में स्थित अबू अल दुहर एयरबेस पर इजराइल का हमला है। 18 अगस्त को इस एयरबेस पर इजराइल ने 8 हवाई हमले किए। हमले में रनवे और दूसरी सैन्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचा, जबकि शुरुआती रिपोर्टों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। यह हमला इसलिए बेहद अहम है क्योंकि अबू अल दुहर एयरबेस तुर्की की सीमा से करीब 70 किलोमीटर दूर है और हमले के पीछे इजराइल ने सीरिया में संभावित तुर्की सैन्य तैनाती को वजह बताया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक इजराइल और सीरिया के बीच सुरक्षा मामलों में मौजूदा स्थिति बनाए रखने को लेकर समझ थी। इजराइल का दावा है कि सीरिया ने एयरबेस पर तुर्की सैनिकों की मौजूदगी की अनुमति देकर इस व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुर्की और सीरिया ने इजराइल के दावे को खारिज किया है। सीरियाई विदेश मंत्री असद अल शेबानी ने कहा कि एयरबेस पर स्थायी तुर्की सैन्य बेस बनाने की कोई योजना नहीं थी। उनके मुताबिक तुर्की के अधिकारी वहां ट्रेनिंग और सैन्य सहयोग के लिए गए थे। यहीं से मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। अमेरिका के सीरियाई इराक विशेष दूत और तुर्की में अमेरिकी राजदूत टॉम बैरक ने कहा है कि अमेरिकी जांच के मुताबिक तुर्की के एयरबेस पर सैन्य तैनाती की इजरायली खुफिया जानकारी सही नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका और तुर्की को हमले की पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। बैरक के मुताबिक इजराइल के अंदर भी इस खुफिया आकलन को लेकर संभावित गलतफहमी हुई हो सकती है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी सैन्य कार्रवाई हुई जिसमें इजराइल को तुर्की की संभावित मौजूदगी का खतरा नजर आया, जबकि अमेरिका की जांच उस आकलन से सहमत नहीं थी। यही वजह है कि अमेरिका ने भी हमले को अनावश्यक तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। सबसे बड़ा खतरा अब गलत अनुमान का है। तुर्की नाटो का सदस्य है और उसकी सेना सीरिया में सक्रिय है। अगर भविष्य में इजरायली और तुर्की सैन्य बल सीरिया में एक दूसरे के ऑपरेशनल क्षेत्र में आ जाते हैं तो किसी छोटी घटना के तेजी से बड़े सैन्य संकट में बदलने का खतरा रहेगा। अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने भी चेतावनी दी है कि इस हमले से इराक, तुर्की और सीरिया के बीच तेज सैन्य टकराव का जोखिम पैदा हुआ है। इसके पीछे सीरिया का बदलता राजनीतिक नक्शा भी बड़ी वजह है। 2024 के अंत में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद एमर अल शरा के नेतृत्व में नई सत्ता बनी। तुर्की नई सीरियाई सरकार के साथ करीबी सैन्य और राजनीतिक संबंध विकसित कर रहा है और सीरियाई सुरक्षा बलों के ट्रेनिंग में भी सहयोग कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल सीरिया में भी किसी ऐसी सैन्य ताकत को लेकर सतर्क है जिसे वह भविष्य में अपने लिए खतरा मानता है। अब तस्वीर साफ है, सीरिया सिर्फ सीरिया का मुद्दा नहीं रह गया। यहाँ तुर्की अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जबकि इजराइल अपनी सुरक्षा सीमा और सैन्य प्रभाव को लेकर बेहद सतर्क है। दोनों देशों के हित सीरिया में तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि तुर्की का गुस्सा केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है। 21 अगस्त को तुर्की ने नेतन्याहू के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस की मांग करने की घोषणा भी की। हालांकि यह कदम सीरिया के हमले के अलावा गाजा फ्लोचिडा मामले से जुड़े आरोपों पर आधारित है। इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव की तस्वीर और तीखी हो गई। फिलहाल इजराइल तुर्की के बीच सीधे युद्ध की स्थिति नहीं है, लेकिन सीरिया में बढ़ती सैन्य मौजूदगी और एक दूसरे के इरादों पर अविश्वास ने खतरे को जरूर बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीरिया मिडिल ईस्ट में अगला ऐसा मोर्चा बना सकता है जहां इजराइल और तुर्की सीधे आमने सामने आ जाएं? अभी जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट का शांति संतुलन एक बार फिर तेजी से बदल रहा है। क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए लाइव हिंदुस्तान ऐप। ईरान से 5 महीने की जंग में अमेरिका की साख पर दांव और सुरक्षा पर गंभीर खतरे ने 7 अगस्त को खाड़ी में एक नए रक्षा समझौते को अंजाम दिया। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर दस्तखत करके पूरी दुनिया को चौंका दिया।
नेटो की तर्ज पर बने इस समझौते में साफ कहा गया है कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस त्रिकोणीय गठजोड़ से मिडिल ईस्ट में किससे फायदा होगा, किसे नुकसान, और चीन, ईरान जैसी महाशक्तियां इसे किस नजरिए से देख रही हैं। चीनी थिंक टैंक चाइना मेट के विशेषज्ञों के हवाले से आई रिपोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दुनिया भले ही इसे अलग नजर से देखे, लेकिन चीन के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समझौते का सबसे बड़ा आर्थिक फायदा तुर्की को होने वाला है। नेटो सदस्य तुर्की के पास ड्रोन, स्टेल्थ शिप और हथियारों की मजबूत इंडस्ट्री है, जिसे अब सऊदी अरब का मोटा फंड मिलेगा। दूसरी तरफ आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और वह खाड़ी की रक्षा सुरक्षा ढांचे में मुख्य भूमिका में आ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान इस समझौते के जरिए चीन के उन्नत हथियारों को सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के बाजारों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत ब्रिज का काम कर सकता है, जिससे इस्लामाबाद का कूटनीतिक कद कई गुना बढ़ जाएगा। एक्सपर्ट्स इस समझौते से सबसे बड़ा झटका इसराइल को बता रहे हैं। तुर्की की सैन्य क्षमता और पाकिस्तान की परमाणु ताकत का सऊदी अरब के साथ आना इसराइल के एक तरफा सैन्य एक्शन के जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा इसराइल का अब्राहम अकॉर्ड के जरिए क्षेत्र में दबदबा बनाने का सपना भी अब खटाई में पड़ता दिख रहा है। वहीं सिंघुआ यूनिवर्सिटी के चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पैक्ट ने साबित कर दिया है कि खाड़ी देशों का अमेरिकी सुरक्षा छतरी से भरोसा उठ चुका है। जब अमेरिका अपने ही ठिकानों की रक्षा नहीं कर पा रहा, तो वह खाड़ी के देशों की रक्षा क्या करेगा। यही वजह है कि सऊदी अरब अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ईरान की प्रतिक्रिया इस समझौते को लेकर काफी जटिल और दोहरी है। आधिकारिक तौर पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा में उठाए गए कदम का स्वागत किया है, लेकिन ईरान के अंदरूनी हलकों में डर का माहौल भी है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रजाई ने सऊदी को चेतावनी देते हुए कहा है कि जिस तरह सालों तक अमेरिका पर निर्भर रहने से सऊदी को सुरक्षा नहीं मिली, उसी तरह यह समझौता भी उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। चीनी विश्लेषकों के मुताबिक ईरान एक तरफ क्षेत्र से अमेरिकी प्रभाव खत्म होने से खुश है, तो दूसरी तरफ उसे डर है कि यह नया गठबंधन भविष्य में ईरान की ही घेराबंदी के लिए इस्तेमाल न हो जाए। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के विशेषज्ञों का मानना है कि इसे रातों रात इस्लामिक नेटो कहना जल्दबाजी होगी।